डियर स्टूडेंट, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से रिलेटेड है या मृदा की अपरूपण सामर्थ्य या विरूपण सामर्थ्य के बारे में। पहले हमने जान लिया है कि सॉइल की 3 इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पारगम्यता, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, संपीड्यता, जो आपके सिलेबस में नहीं है, और मृदा की अपरूपण सामर्थ्य। किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइन के लिए सॉइल की शियर स्ट्रेंथ काफी महत्वपूर्ण होती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और किस विधि के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां हैं। सामान्य रूप से जब हम सॉइल पे कोई प्रेशर लगाते हैं तो उस पे संपीड़न बल आता है और सॉइल पे कभी भी टेंसाइल फोर्स वर्क नहीं करता है। सॉइल कभी इस कंडीशन में उपयोग नहीं होती है कि उसमें तनन बल या टेंसाइल फोर्स आए। लेकिन सॉइल पे जब संपीड़न बल लगता है, जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो सॉइल कंप्रेशन में फेल होने के पहले ही विरूपण या अपरूपण या शियर या कर्तन में विफल हो जाती है। हमारा एक सॉइल सैंपल हो, इस सॉइल सैंपल पे अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो ये सॉइल सैंपल कंप्रेशन में फेल होने के बजाय ये शियर में फेल हो जाएगा। इसलिए शियर स्ट्रेंथ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अपरूपण सामर्थ्य हमारे सॉइल की एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है और इस सामर्थ्य से हम सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी या भार वहन क्षमता निकालेंगे। हम सेफ स्ट्रेंथ से कैलकुलेट करेंगे। नींवों की डिजाइन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ढालों के स्थायित्व में उपयोग होता है, यानी इसका महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है। किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइन, किसी भी फाउंडेशन की डिजाइन और सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट करने में शियर स्ट्रेंथ का काफी महत्वपूर्ण उपयोग है। तो हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? मृदा की अपरूपण सामर्थ्य या कर्तन सामर्थ्य या विरूपण सामर्थ्य, ये 3 शब्द अलग अलग बुक में अलग अलग जगह उपयोग में आते हैं। वैसे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मृदा पर कार्य करने वाले अपरूपण बल का प्रतिरोध करने के लिए मृदा द्वारा लगाया गया अधिकतम प्रतिरोध बल को मृदा की अपरूपण सामर्थ्य कहते हैं। इट इज द मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस posed by the soil against shear stresses. shear stress के अगेंस्ट सॉइल जो अधिकतम प्रतिरोध देती है वो सॉइल की विरूपण सामर्थ्य या अपरूपण सामर्थ्य कहलाता है। सॉइल की जो अपरूपण सामर्थ्य या शियर स्ट्रेंथ है, तो शियर स्ट्रेंथ में 2 पार्ट काफी महत्वपूर्ण, इसके 2 हिस्से होते हैं। शियर स्ट्रेंथ कोहेशन के कारण होती है, यानी ससंजन बल के कारण होती है, और आंतरिक घर्षण बल या इंटरनल फ्रिक्शन के कारण होती है। यानी सॉइल की जो अपरूपण सामर्थ्य है वो 2 वजहों से हो सकती है, ससंजक बल के कारण या कोहेशन के कारण और इंटरनल फ्रिक्शन के कारण। ससंजन बल क्या होता है या कोहेशन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है? एक ही पदार्थ के भिन्न कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। ये हम पहले जान चुके हैं। एक ही तरह के पदार्थ के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कोहेशन कहलाता है। इस बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मृदा में जो ससंजक बल होता है वो इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक,
कणों की सूक्ष्मता पे। जितने ज्यादा बारीक कण होंगे कोहेशन ज्यादा होगा। मृत्तिका के अनुपात पर या क्ले कंटेंट पर, जितना ज्यादा क्ले कंटेंट होगा, क्ले कंटेंट ज्यादा होने पे कोहेशन ज्यादा होगा। और तीसरी चीज है जलांश पर या वाटर कंटेंट पर। इन तीन चीजों पर हमारे सॉइल का कोहेशन डिपेंड करता है। और इस तरह से हमारी शियर स्ट्रेंथ में भी इन तीन चीजों का विशेष महत्व होगा। आंतरिक घर्षण बल या इंटरनल फ्रिक्शन, मृदा के आपस में गुथे रहने के कारण उसके संपर्क बिंदुओं पर घर्षण बल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को आंतरिक घर्षण बल कहते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे सॉइल का सैंपल है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल के संपर्क बिंदु हैं, जहां पे हमारे पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इस पे अगर कोई बल लगाया जाए तो ये कण एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। ये कण एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं और इस कारण से इनके बीच में घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और यही हमारी शियर स्ट्रेंथ भी देता है। हमारी सॉइल को इस तरह से शियर स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो घर्षण बल जो हमारे सॉइल के कोर्स पार्ट संपर्क बिंदुओं पर घर्षण बल के कारण आंतरिक घर्षण बल आता है। ये किस चीज पर निर्भर करेगा? कणों के आकार पर एवं आकृति पर। आकार बड़ा होगा तो कण एक दूसरे को ज्यादा, उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, संपर्क सतह ज्यादा होगी। आकृति, अगर हमारे पार्टिकल एंगुलर पार्टिकल हैं तो इनमें निश्चित रूप से घर्षण ज्यादा होगा और अगर हमारे पार्टिकल्स राउंडेड पार्टिकल हैं तो इनके बीच में आंतरिक घर्षण कम होगा। सतह का रूखेपन पर, अगर सतह ज्यादा रूखी है, रफनेस ज्यादा है सरफेस की, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और अगर सरफेस स्मूथ है तो इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा। मृदा की सघनता जैसे जैसे बढ़ती है इंटरनल फ्रिक्शन वैसे वैसे बढ़ता है। रेत जैसी मृदाओं में विरूपण सामर्थ्य, जो हमारे सैंडी सॉइल होगी, सैंड होगी, उसमें जो शियर स्ट्रेंथ है वो टोटली इंटरनल फ्रिक्शन के कारण होती है। और मृत्तिकामय सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो कोहेशन के कारण होती है। कूलम ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने 1776 में शियर स्ट्रेंथ के संबंध में एक नियम बनाया था जिसे कूलम का नियम कहते हैं। कूलम के नियम के अनुसार जो हमारी शियर स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होती है। इसमें उन्होंने जो नियम दिया था शियर स्ट्रेंथ, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करें तो ये नॉर्मल प्रतिबल के समानुपाती होती है। इस समीकरण को जब पूरी तरह से इक्वलिटी में बदल के बराबर के समीकरण में बदल के लिखा जाता है, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi हो जाता है, जहां पे टाउ मतलब शियर स्ट्रेंथ है, सी यानी कोहेशन है, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेंथ है और फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। सामान्य मृदा के लिए जो अपर रूपण सामर्थ्य है वो इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। मोर कूलम ने हमें एक फेलियर एनवलप बना के दिखाया, एक फेलियर एनवलप दिया। इस फेलियर एनवलप में हमने एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस रखे हैं, वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस रखे हैं और ये हमारी किसी सॉइल के लिए फेलियर एनवलप है जो कि इस इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित होता है। इस लाइन का वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे जो हिस्सा कटता है वो सी कहलाता है, कोहेशन कहलाता है और इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है
वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा मोर कूलम थ्योरी में प्रदर्शित फेलियर एनवलप। कोई भी मिट्टी में स्ट्रेस कंडीशन अगर इस तरह की हो कि वो बिंदु इस लाइन के नीचे आए तो वो सुरक्षित होगा, लाइन पे आए तो वो ठीक फेलियर पे होगा, और यहाँ पे कोई बिंदु पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वहां तक आने के पहले ही हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। तो ये किसी भी सॉइल सैंपल के फेल होने की दशा को दर्शाता है, इसीलिए इसे फेलियर एनवलप कहते हैं। अगर हमारे मृदा कोहेशन लेस है, उसमें कोहेशन शून्य है, तो यहाँ पे हमें कोई इंटरसेप्ट प्राप्त नहीं होगा, और ये जो हमारा फेलियर एनवलप है वो मूल बिंदु से, ओरिजिन से ही शुरू होगा। तो रेत सदृश मृदाओं में या कोहेशन लेस सॉइल के लिए जो फेलियर एनवलप होगा, ससंजन विहीन मृदाओं के लिए जो फेलियर एनवलप होगा वो इस तरह का दिखाई देगा। इक्वेशन जो होगा टाउ इज इक्वल टू सिग्मा 5 हो जाएगा। जब हम ससंजक मृदा की बात करेंगे तो इसमें आंतरिक घर्षण नहीं होगा। जब हम ससंजक मृदा की बात करेंगे तो इसमें आंतरिक घर्षण नहीं होगा, यानी 5 इज इक्वल टू 0 होगा ससंजक मृदा के लिए या कोहेसिव सॉइल के लिए। इस तरह से हमारा टाउ इज इक्वल टू सी, ये समीकरण रह जाएगा और इसे इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम तीनों को इकट्ठा एक बार में ही देखना चाहें तो ये डायग्राम C5 डायग्राम कहलाते हैं, जो कोहेशन और इंटरनल फ्रिक्शन के रिलेशन को दिखाते हैं। हमारी सामान्य मिट्टी में जिसमें कि कोहेसिव सॉइल और नॉन कोहेसिव सॉइल दोनों मिले हों, ससंजन विहीन मृदा और ससंजक मृदा दोनों मिले हों या सामान्य मिट्टी हो, दोनों तरह के कण हों, इसमें फेलियर एनवलप ये होगा। अगर हमारी मिट्टी कोहेशन लेस है, ससंजन विहीन है, तो फेलियर एनवलप ये होगा, और अगर हमारी मिट्टी प्योरली कोहेसिव सॉइल है तो हमारा फेलियर एनवलप ये होगा। ये तीनों डायग्राम हमें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज हमें इतना ही देखना था, इसके आगे का हम अगले लेक्चर्स में देखते जाएंगे। थैंक यू।